हेलो, वेलकम बैक टू लेट्स टॉक द एग्जाम, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं हूं सान्या सोनी। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। नागरिकता होती क्या है और जो नागरिक होता है उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। देखिए, नागरिकता किस किस को मिल सकती है? जिसका जन्म भारत में हुआ हो या फिर जिसके माता पिता भारत के हों ऑलरेडी, तो उसको जन्मजात से ही नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि मेरे माता पिता ऑलरेडी भारत के हैं, तो मुझे भी ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। और नागरिकता अगर किसी को मिल जाती है, सभी को, अब जैसे जो भी भारत में रह रहे सबके पास नागरिकता है, यानी कि उन सभी को अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सरकार चुन सकते हैं। जितने भी सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट लेवल जो स्कीम होती है, लोकल गवर्नमेंट जो स्कीम्स निकालती है, वो सारे क्या कर सकते हैं? वो सारी फैसिलिटीज हम लोग ले सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जो भारत के फॉरेन यानी कि फॉरेनर्स जो विदेशी होते हैं वो भारत में आए और उन सबको ये सुविधाएं मिल जाए? ऐसा नहीं होता। सिर्फ केवल नागरिक ही, जो भारत का नागरिक होगा उसी को क्या मिलेगी? ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। मेनली ये सारी सुविधाएं जैसे वोट देने का अधिकार हो गया, गवर्नमेंट जॉब पाने का अधिकार हो गया, ये मिलती है हमको 18 साल होने पे। जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमें वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हमारे गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। लेकिन बाहर के जो विदेशी है वो क्या हमारे इंडिया में वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन जो एनआरआई लोग होते हैं, जो बाहर बसने गए हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी यहाँ की नागरिकता को त्यागा नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो वोट दे सकते हैं। तो वो एनआरआई क्या है वो हम आगे थोड़ा सा जाके पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं सिटीजनशिप क्या है। ठीक है, सिटीजनशिप का मतलब ये हो गया कि एक रिलेशनशिप बिल्ड करना बिटवीन द पर्सन एंड द स्टेट। अब स्टेट क्या होता है? क्या करना? एक रिलेशनशिप बनाना बिटवीन स्टेट एंड पर्सन। स्टेट एंड पर्सन यानी कि स्टेट में कौन कौन आ गया? स्टेट में लोकल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी आपकी, ठीक है, और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी आ जाएगी। तो उन सब के बीच में एक पर्सन के साथ यानी कि हमारे साथ एक रिलेशन बनाना, वो एक नागरिकता, उसको आप नागरिकता बोल सकते हो। ठीक है, संविधान में नागरिकता कहाँ है? संविधान में नागरिकता का जिक्र है पार्ट नंबर 2 में, यानी कि भाग नंबर 2 के अंदर नागरिकता के बारे में बताया गया है। उसमें भी आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें यह बताया गया है कि किसको नागरिकता मिलेगी, कैसे नागरिकता आपको मिल सकती है, कैसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, और नागरिकता पर कानून बनाने का हक किसको होगा। वो सारी बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक। हम जो भारत के लोग हैं, मतलब इंडिया, कौन सी नागरिकता फॉलो करता है? सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है, ड्यूअल सिटीजनशिप फॉलो करता है? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो की जाती है। कौन सी? सिंगल सिटीजनशिप। हम सिंगल सिटीजनशिप नागरिकता पर विश्वास रखते हैं, जो हमने कहां से कॉपी की है? ब्रिटेन से। कहां से कॉपी की है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप ही चलता है। लेकिन अमेरिका में कौन सी सिटीजनशिप चलती है? डबल सिटीजनशिप, यानी कि वहां के जो स्टेट हैं यूएसए के, अमेरिका के, वो क्या कर सकते हैं? उनकी अलग नागरिकता होती है, प्लस यूएसए की अलग नागरिकता होती है, अमेरिका की अलग नागरिकता होती है। कैसे? क्योंकि वहां का जो स्टेट है ना, जो 51-52 स्टेट्स हैं, उनका भी अलग झंडा है, अलग फ्लैग है। अमेरिका का भी अलग फ्लैग है, अलग अलग स्टेट का अलग फ्लैग है। ठीक है, तो वो सारा क्या है? उनकी सिटीजनशिप भी अलग है। वहां पे स्टेट लेवल पे कानून अलग बनते हैं और सेंट्रल लेवल पे अलग बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है? अगर कोई सेंट्रल स्कीम चलती है तो उसका बेनिफिट पूरे इंडिया को मिलता है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे कौन सी भी हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ कौन सी सिटीजनशिप फॉलो की जाती है? सिंगल सिटीजनशिप फॉलो की जाती है। संविधान के भाग नंबर 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का जिक्र है। ठीक है, तो ये है सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप हम देखते हैं एक एक आर्टिकल के बारे में कि हर एक आर्टिकल क्या बताता है। जैसे हम पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 5 के बारे में। आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 5 ये कहेगा कि जब से संविधान लागू होगा, मतलब जब से संविधान लागू हुआ है उससे पहले अगर कोई भारत में रह रहा है तो उसको क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि संविधान लागू कब हुआ था? 26 जन 1950 को
संविधान लागू हुआ था, 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो 1950 तक अगर कोई किसी का जन्म भारत में हुआ है, वो बोर्न हुआ है, तो उसको क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी। पहली कंडीशन ये, उसको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, अगर किसी के माता पिता यानी कि किसी के पेरेंट्स अगर भारत के निवासी हैं 1950 से पहले या 1950 तक, तो उस बंदे को भी क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरा केस क्या बोलता है कि अगर कोई संविधान लागू होने से 5 साल पहले से अगर भारत में रह रहा है ना, 5 साल पहले से अगर भारत में रह रहा है, तो उसको क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन या कैसे भी बोल सकते हैं। तो ये है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 5 ने क्या कहा कि जब से संविधान लागू होगा उससे पहले तक अगर कोई 5 साल पहले तक अगर कोई भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। अगर उस समय में किसी के पेरेंट्स अगर कोई उसके बाद आया, मान लो 1950 के बाद आया, लेकिन उसके पेरेंट्स क्या है, या फिर माता लगा लो, फिर पिता लगा लो, अगर भारत के निवासी हैं या भारत में रह रहे हैं, तो उनको क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। और अगर किसी का जन्म 1950 तक भारत में हुआ है, तो उसको भी क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये बताता है आर्टिकल नंबर 5। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 6 की तरफ। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति कहां से आया है? पाकिस्तान से इंडिया में आया है। कहां पे आया है? पाकिस्तान टू इंडिया। अगर कोई भी व्यक्ति माइग्रेट हुआ है तो उसको भी राइट टू सिटीजनशिप, उसको भी क्या है? अधिकार है भारत की नागरिकता लेने का। लेकिन कब आया है? अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, अगर इससे पहले कोई आया ना, 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई माइग्रेट होके पाकिस्तान से भारत में आया है, तो उसको क्या देंगे हम? नागरिकता दे देंगे। कैसे? बाय रजिस्ट्रेशन। कैसे मिल जाएगी? रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई इसके बाद आया हुआ हो तो क्या होगा? हाँ जी, अगर कोई इसके बाद आया है, यानी कि आफ्टर 1948 के बाद आया है, तो उसको 6 महीने के अंदर परमिट साइन करवाना होगा। अगर गवर्नमेंट डिसाइड, उस पर क्या करेगी? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसको नागरिकता देनी है या नहीं देनी। सारे केसेस को समझ वगैरह के फिर गवर्नमेंट देखेगी कि हम उसको क्या करें, नागरिकता दे या ना दे। अगर कोई इसके बाद आया है तो उसे परमिट साइन करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 7 पे। आर्टिकल नंबर 7 यानी कि अनुच्छेद नंबर 7 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 7 में बोला गया है कि अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान चला गया, कहां चला गया? इंडिया से कहां गया? पाकिस्तान। लेकिन फिर वो वापस लौट आया। क्या लौट आया? वापस लौट आया। इंडिया से पाकिस्तान किस टाइम में गया? 1 मार्च 1947। अगर इससे पहले 1 मार्च 1947 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, लेकिन वहां पे जाके देखा, उसको कुछ समझ नहीं आया, मतलब कुछ भारत जैसा लगा, कि अपनापन सा ना लगा, फिर उसने सोचा कि जैसे जिस टाइम बंटवारा हुआ था 1947 में, बंटवारा हो गया था, अलग अलग देश बन गए थे, तो उस टाइम पे कुछ लोग तो भारत में रह गए थे, कुछ पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद बेचारों को वहां का कुछ समझ नहीं आया, तो वो क्या सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, दोबारा से इंडिया में जाएंगे। अगर वो 1 मार्च 1947 से पहले आ चुके हैं भारत में वापस, तो क्या होगा? उनको हम क्या देंगे? नागरिकता दे सकते हैं। कैसे मिलेगी? बाय रजिस्ट्रेशन। उनको भी कैसे मिलेगी? रजिस्ट्रेशन के थ्रू उनको नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो इसके बाद आए हैं तो वही सेम परमिट साइन करवाना पड़ेगा 6 महीने तक का,
फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनको देना है नहीं देना। तो इसमें ये बोला गया है, आर्टिकल नंबर 7 में क्या बोला है कि जो पर्सन इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वो वापस लौट आए हैं इस तारीख तक, तो उनको क्या दिया जाएगा, उनको भी अधिकार है कि वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल नंबर 8 में। आर्टिकल नंबर 8 ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का विदेश जाता है काम करने, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति भारत का विदेश जाता है काम करने तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 8 कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि एनआरआई बोल सकते हो, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर फॉरेन कंट्री जाता है क्या करने, काम करने, अगर कोई भी पर्सन फॉरेन कंट्री में जाता है काम करने तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगी, उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। जैसे कि हमारे इंडिया से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में गए हुए हैं काम करने, ठीक है, वो वहां से पैसा कमाते हैं और इंडिया में भेजते हैं ना, तो उस केस में हम उनकी नागरिकता खत्म कैसे कर दे, वो तो हमारे इंडिया को ही फायदा दे रहा है। तो ये आर्टिकल नंबर 8 क्या बोलेगा कि अगर कोई भी पर्सन है जो क्या गया है, फॉरेन कंट्रीज में गया है काम करने, 6 महीने से ज्यादा गया है, मेरी जो 6 महीने से ज्यादा चला जाता है ना फॉरेन कंट्री में, उसे हम एनआरआई बोलते हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो हम आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं डिटेल में। अभी आप ये देखो कि जो भी पर्सन फॉरेन कंट्रीज में काम करने गया है उसकी सिटीजनशिप यानी कि उसकी नागरिकता क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 8। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 9। मेनली जो आर्टिकल नंबर 6 और 7 है ना, ये अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते। जब से कौन सी आई है, वो सिटीजनशिप एक्ट आया है 2019 वाला, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं रहा है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है कि अगर कोई भी बंदा काम करने जाता है, मान लो फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में काम करने गया और वहां पे जाके उसने उसी देश की नागरिकता ले ली। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी बंदा गया है यूएसए में, कनाडा गया है, इंग्लैंड गया है, यूके में गया है, वहां पे जाके उसने काम किया और वो उसने ना वही की क्या ले ली, नागरिकता ले ली, तो क्या होगा, इंडिया की जो नागरिकता है ना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर वो दूसरे देश की सिटीजन ले लेता है, दूसरे देश की क्या लेता है, नागरिकता ले लेता है, तो आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसकी नागरिकता भारत से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कौन सी सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप। हम एकल नागरिकता के ऊपर विश्वास रखते हैं, ड्यूअल पे नहीं रखते। ठीक है, अगर कोई भी बंदा दूसरे देश में काम करने जाता है, वो वहीं सेटल हो जाता है और वहां की नागरिकता ले लेता है, तो यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल नंबर 9 में बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर क्या कहता है कि हम किसी की भी नागरिकता छीन सकते हैं। सरकार क्या कर सकती है, छीन सकती है, क्या, नागरिकता छीन सकती है, नागरिकता। अब नागरिकता क्यों छीन सकती है, देखो नागरिकता कुछ ही केसेस में छीनी जा सकती है। अगर वो हमारे भारत की जो जितनी भी प्राइवेसीज है उनको अगर वो दूसरे देश में जाके एक्सक्लोज कर रहा है या डिस्क्लोज कर रहा है तो क्या मिल जाएगी, एक्सपोज कर रहा है हमें वहां जाके, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। जैसे आतंकवादी है, ठीक है, आतंकवादी है, हमारे भारत से जितने भी आतंकवादी हैं वो अगर हमारे भारत के खिलाफ ही कोई काम कर रहे हैं या भारत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो उनकी नागरिकता क्या करेगी, सरकार छीन लेगी। एक इस केस में नागरिकता छीनी जा सकती है। दूसरा, कोई व्यक्ति पागल सा हो जाए या फिर वो हमारे भारत के लिए कुछ जासूसी वगैरह करना शुरू कर दे या फिर कोई गलत काम या जो इलीगल काम है वो करना शुरू कर दे, तो उनके लिए क्या होगा, सरकार क्या करेगी, उनसे क्या कर लेगी, नागरिकता छीन लेगी। ठीक है, तो कुछ केसेस में सरकार नागरिकों से नागरिकता छीन सकती है, या तो जब वो टेररिस्ट वगैरह में
इंक्लूड हो जाए या उसके खिलाफ कुछ इलीगल केसेस आ जाएं जो कि हमारी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर वो मेंटल वगैरह हो जाए, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाए, तो ऐसे कुछ केसेस में क्या होगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। तो वो किस में बताया हुआ है, आर्टिकल नंबर 10 में बताया हुआ है। उसके बाद लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 क्या बोलता है कि जितने भी अधिकार हैं, जैसे कि क्या हो रहा है, 1986 में अलग आई थी, 1955 में हमारे पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें हमने कुछ चेंजेस किए थे, फिर 1986 में उसमें पहला संशोधन किया गया, तो वो सारी चीजें नए नए कानून बनाए गए। अभी 2019 में हमने कुछ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल लेके आए थे हम 2019 का, उसमें भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं। तो वो सारे चेंजेस करने की पावर किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में। किसके हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में। यानी कि आर्टिकल नंबर 11 के तहत क्या होगा, जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट यानी कि संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है सिटीजनशिप पे। कोई भी अगर लॉ बनाना है सिटीजन नागरिकता से रिलेटेड कि हम कुछ चेंज कर रहे हैं, बाय बर्थ कैसे दी जाएगी, हम डेट वगैरह चेंज कर देते हैं, जैसे 2019 में हमने कुछ चेंजेस किया, 2014 कर दिया, 11 साल पहले 11 साल रहना होता था, फिर हमने कह दिया 5 साल रहना पड़ेगा। तो उन केसेस के अंदर जो ये चेंजेस हुए ना, ये चेंजेस करने का हक आर्टिकल नंबर 11 के अकॉर्डिंग किसको है, संसद को है। किसको है, संसद को। तो ये है आर्टिकल नंबर 11। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है कि जब से संविधान लागू होगा उस समय से, उससे 5 साल पहले से या फिर उस समय किसी का जन्म हुआ या किसी के माता पिता रह रहे हैं तो उनको क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 क्या बोलेगा कि जो कहां से, पाकिस्तान से भारत में आए हैं 1948 से पहले, उनको क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन। लेकिन अभी आर्टिकल नंबर 6 और 7 का कोई इतना यूज नहीं रहा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 क्या बोलेगा कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वो वापस लौट आए 1 मार्च 1947 तक, तो उनको क्या दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन। उसके बाद बारी आती है आर्टिकल नंबर 8, जिसमें ये बोला था कि अगर कोई भी व्यक्ति फॉरेन कंट्रीज में काम करने जाता है या वहां जाके सेटल होता है अपनी फैमिली के साथ, तो उसकी नागरिकता क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी या छीनी भी नहीं जाएगी, उसकी नागरिकता रद्द नहीं होगी, बल्कि वो वहां पे भी क्या रहेगा, भारत का नागरिक रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है कि ऑटोमेटिकली खत्म, अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली उसके लिए खत्म हो जाएगी, यानी कि वो उस समय भारत का नागरिक नहीं रहेगा अगर उसने दूसरी कंट्री की नागरिकता ले ली है तो। ये है आर्टिकल नंबर 10 क्या बोलेगा कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें भारतीयों की नागरिकता छीन ली जाएगी, या तो वो इलीगल काम करता हुआ पाया जाए, या भारत की सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ काम कर रहा हो, या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, या फिर कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जिससे हमारी भारत की सुरक्षा को नुकसान होता है, तो उस समय उस नागरिक की क्या कर ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी, उसको वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। आर्टिकल नंबर 11 क्या बोलता है कि अगर कोई भी कानून बनाने हैं हमें हमारे नागरिकता वाले एक्ट के अंदर, यानी कि हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं पार्ट नंबर 2 में, तो उसका अधिकार किसको होगा, उसकी पावर किसको होगी, ओनली संसद को होगी, पार्लियामेंट को होगी। वो है आर्टिकल नंबर 11। तो ये है सारे आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। ठीक है। 1955 का जो नागरिकता संशोधन एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग हम कैसे नागरिकता अटेन कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए इसमें जो पहला अमेंडमेंट है, यानी कि इसमें जो पहला सुधार यानी कि पहला संशोधन कब किया गया, 1986 1986 के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि जो नागरिकता संशोधन बिल आया था 1955 में, उसमें पहला सुधार 1986 में किया गया, और 2019 में काफी जो सुधार दोबारा से किया गया 2019 में, जिसमें एनआरसी में भी काफी विरोध हुआ एनआरसी का, और सिटीजनशिप बिल 2019 का भी काफी विरोध हुआ। वो आगे देखेंगे उसमें क्या था और क्या कुछ चीजें थी। उससे पहले समझते हैं इसको कि आप
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे, अगर आपको नागरिकता एक्वायर करनी है तो क्या कुछ कंडीशन होनी चाहिए। आप 5 तरीकों से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पहला तरीका है बाय बर्थ, यानी कि जन्म से। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप ले सकते हो। दूसरा बाय डिसेंट, यानी वंशज के आधार पे आप ले सकते हो। थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करके आप इस एक्ट के तहत क्या ले सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं भारत की। बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि देशीकरण से ले सकते हैं। और एक्वायर्ड, यानी अर्जित भूमि के अकॉर्डिंग ली जा सकती है, जैसे कि असम का था, सिक्किम का था। पहले हम देखते हैं बाय बर्थ। बर्थ क्या बोलता है, यानी कि जन्म के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं। जिसका जन्म 1950 से लेकर, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब से लेकर 1987 के बीच में जिसका जन्म हुआ है ना, वो क्या कर सकता है, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी या फिर वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा, अगर वो 1987 यानी कि वो आता है, कोई भी व्यक्ति अगर 1 जुलाई 1987 के बाद आता है या फिर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके बर्थ के टाइम, यानी उसके जन्म के टाइम पे या तो उसका एक पेरेंट, यानी कि या तो उसकी माता या उसका पिता, या तो उसकी मदर या फादर, कोई भी एक व्यक्ति क्या होना चाहिए उसके जन्म के टाइम पे, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो उसके जन्म के टाइम पे भारत का नागरिक है तो उसको क्या मिल जाएगी, बाय बर्थ क्या मिल जाएगा, जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ये कब वैलिड होगा, अगर वो व्यक्ति जिसको नागरिकता चाहिए वो 1 जुलाई 1987 के बाद आया है। लेकिन अगर 1950 से लेके 1987 के बीच में उसका जन्म भारत में हुआ है तो उसको क्या मिल जाएगी, इस एक्ट के तहत नागरिकता इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट है बाय डिसेंट, यानी कि वंशज के आधार पर। वंशज यानी हमारे भारत के अंदर जो वंश माना गया है वो पिता को माना जाता है। अगर किसी के पिता क्या है, भारत के नागरिक है, तो उसको भी दी जाती है। और औरत यानी कि महिला को तो वंशज माना नहीं गया है। वंशज कौन है हमारे भारत में, पिता है, तभी तो हमें किसके नाम से जाना जाता है, पिता के नाम से जाना जाता है। अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो भी जो उनका बेटा होता है, बेटी होती है, उनको किसके नाम से जाना जाता है, उसके पिता की कास्ट के अकॉर्डिंग जाना जाता है, ठीक है, उसकी माता के कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं जाना जाता। तो इसे हम बोलते हैं वंशज के आधार पर। वंशज के आधार पर यानी कोई भी पर्सन अगर इंडिया से बाहर जन्म हुआ है उसका, ठीक है, कब, 1950 से लेके 1992 तक, यानी कि 1950 से लेकर अगर 1992 तक किसी भी पर्सन का जन्म, जिसको नागरिकता चाहिए, उसका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है, लेकिन इस टाइम पे उसके पिता भारत के नागरिक हैं, तो उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसलिए बोला है कि पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, अगर जिस बंदे को नागरिकता चाहिए उसका जन्म बाहर हुआ है इंडिया से, किस तारीख से बीच में, 1950 से लेके 1992 के बीच में, और उस समय उस समय उसके जो फादर हैं अगर वो भारत के सिटीजन रहे हैं, भारत के नागरिक रहे हैं, तो उसको बाय डिसेंट क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। सेकंड केस क्या है, अगर 10 तारीख नवंबर यानी कि 10 नवंबर 1992 के बाद अगर किसी का जन्म बाहर होता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, वन पेरेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ शुड बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि उसके जन्म के समय पे कोई भी एक पेरेंट या तो माता हो सकती है या पिता हो सकता है, वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो बाय डिसेंट उसको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी आप पंजीकरण करके क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण में क्या होगा कि अगर कोई भी इंडियन ओरिजिन का है, कोई भी भारतीय मूल का है, ठीक है, उसके कोई भी दादा परदादा, अगर दादा परदादा माता पिता अगर भारत के हैं, ठीक है, भारत के रह चुके हैं लेकिन उन्होंने छोड़ दी थी बाद में, इसका मतलब वो भारतीय मूल के है ना, लेकिन तो वो क्या कर सकते हैं, 7 ईयर बिफोर एप्लीकेशन उनको क्या करना पड़ेगा,
पहले 7 साल भारत में गुजारने पड़ेंगे। 7 साल भारत में रहने के बाद वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, किसके लिए? बाय रजिस्ट्रेशन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो क्या होना चाहिए? अगर कोई भी भारतीय मूल का आदमी है या कोई भी भारतीय मूल का पर्सन है, अगर उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो उसको पहले 7 साल भारत में रहना होगा। लेकिन जब हम शुरू में आर्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, आर्टिकल नंबर 5 में, तो हमने उसमें क्या कहा था कि जब से संविधान लागू होगा वो ले सकता है, 5 साल पहले ले रहा हो। हमने एक बात भी कही थी आर्टिकल नंबर 6 में कि अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आया है रहने के लिए, किससे 1948 से पहले, तो उसको परमिट साइन करवाना होगा 6 महीने का। इसका मतलब पहले क्या किया जाता था, 1955 आने से पहले जो सिटीजनशिप थी उसमें उनको 6 महीने रहना होता था और फिर उनको नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन से आप तभी ले सकते हो जब आप 7 साल भारत में रह चुके हो, ठीक है। देन आप क्या करोगे, एप्लीकेशन करोगे। एप्लीकेशन देने के बाद फिर होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, गृह मंत्रालय डिसाइड करेगा कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं देनी। यह है बाय रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पर्सन मैरिड टू सिटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर किसी भी फॉरेनर ने किसी भी भारत के पर्सन से शादी करी है तो वो भी बाय रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, नागरिकता भारत की हासिल कर सकता है, ठीक है। तो बाय रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट केस क्या होता है, आपको 7 साल रहना पड़ेगा, देन आप अप्लाई कर सकते हो, फिर होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि आपको नागरिकता मिलेगी या नहीं। सेकंड केस है, अगर आपने भारत के सिटीजन से यानी भारत के नागरिक से अगर आपने शादी की है और आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो आप किसके थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। लास्ट अनदर वन इज बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण। देशीकरण से भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण में है क्या, देशीकरण में क्या होगा कि 10 साल आपको, इस केस में आपको क्या रहना पड़ेगा, 10 साल भारत में गुजारने पड़ेंगे, तब आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, सर्टिफिकेट देगी बाय नेचुरलाइजेशन का, ठीक है। तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी थ्रू नेचुरलाइजेशन जब आप 10 साल भारत में रहेंगे। नेक्स्ट केस है, उस केस में क्या होना चाहिए, आपको भारत की एक भाषा यानी कि जितनी भी भाषाएं हैं 8th शेड्यूल के अंदर टोटल 22 भाषा है, उन 22 में से आपको किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, प्लस साहित्य कला विज्ञान में आपकी कोई भागीदारी होनी चाहिए भारत के लिए। तो आपको क्या मिलेगी, बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण से क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि जो बाहर के एम्बेसडर्स होते हैं, जैसे फॉरेनर एम्बेसडर्स होते हैं, उनको हमारे इंडिया में भेजा जाता है, तो अगर वो नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनको क्या होना चाहिए, या तो 10 साल मतलब वो यहाँ पे काम करा हुआ होना चाहिए। अगर वो 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं तो वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता। दूसरा, उनको एक नॉलेज होनी चाहिए, 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा की नॉलेज होनी चाहिए, और कला विज्ञान और साहित्य में उनका कोई ना कोई काम होना चाहिए हमारे भारत के लिए। या फिर नेचुरलाइजेशन से कब मिल सकती है, जब उन्होंने अपने देश की, जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश की नागरिकता को त्याग दिया है, तब भी वो देशीकरण के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, भारत की नागरिकता को। ये है बाय नेचुरलाइजेशन। ये मेनली वो बंदे ले सकते हैं जो भारत में एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं, दूसरे कंट्री से आते हैं। नेक्स्ट बाय एक्वायराइजेशन। एक्वायराइजेशन यानी कि अर्जित भूमि, जैसे कि सिक्किम, हमने हमारी पहली वाली वीडियोस में भी काफी डिटेल में बात की है कि कैसे अखंड भारत को तोड़ा गया और कैसे सिक्किम को हम क्या करें, सिक्किम को बाहर से उठा के हमने भारत में दर्जा दिया था। तो जब भारत में सिक्किम को रखा गया, तो जब हमने सिक्किम को भारत में शामिल किया तो उस समय जितने भी सिक्किम में रहने वाले लोग थे ना, उन सभी को ऑटोमेटिकली क्या मिल गई, भारत की नागरिकता मिल गई। यानी कि भारत जिस जगह पे कब्जा करेगा या फिर जिस जगह को अपना बना लेगा, तो वहां पे रहने वाले लोगों को ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यह है बाय एक्वायराइजेशन यानी कि अर्जित भूमि। जब भी इंडिया किसी भी, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में पहले 370 था तो अलग संविधान था, तो वो भी अलग मांग कर रहे थे सिटीजनशिप की, लेकिन जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर को हमारे अधीन कर लिया 370 हटा के, तो उस पूरी भूमि का जितने भी लोग थे उनको क्या मिल गई, ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल गई। जैसे सिक्किम है, सिक्किम को भी भारत की ऑटोमेटिक, जितने भी पर्सन थे सिक्किम के अंदर रहने वाले थे, उनको ऑटोमेटिकली क्या मिल गई, भारत की नागरिकता मिल गई। ये है अर्जित भूमि के अकॉर्डिंग। तो हम
कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत 5 कैटेगरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय बर्थ, जन्म से। सेकंड इज बाय डिसेंट, यानी कि वंशज के आधार पर। थर्ड इज बाय रजिस्ट्रेशन, आप पंजीकरण करा सकते हो जिसमें आपको 7 साल रहना पड़ेगा, पहले 6 महीने रहना पड़ता था, अब 7 साल रहना पड़ेगा। दूसरा, या फिर आपने भारत में किसी भी, आप बाहर के हो तो आपने भारत के किसी भी पर्सन से शादी की हो। नेक्स्ट इज बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण। देशीकरण में या तो आपने जब अपने देश की त्याग दी है नागरिकता तो आप भारत के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आप 10 साल भारत में रह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको नॉलेज है भारत की कोई भी एक भाषा का, 8th शेड्यूल के अंदर जो 22 भाषाएं हैं उनका प्लस में, या फिर आपको किसी भी चीज का ज्ञान है जो भारत के लिए काफी उपयोगी है, भारत को काफी नाम वगैरह दिला रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बाय देशीकरण से क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप। नेक्स्ट वन इज अर्जित भूमि, अगर किसी पर इंडिया कब्जा कर लेता है या उसकी भूमि को एक्वायर कर लेता है तो वहां पे ऑटोमेटिकली जितने भी बंदे होंगे, जितने भी पर्सन होंगे, उनको भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। ये है 5 कैटेगरीज अंडर द अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, जिसमें पहला सुधार कब हुआ था, 1986 में हुआ था। 2003 में भी काफी चेंजेस हुए थे। उसके बाद बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आप अपनी नागरिकता को त्याग कैसे सकते हैं, कैसे आपकी त्याग, कई केसेस में तो आप त्याग देते हैं, कई केसेस में आपकी छीन ली जाती है, तो वो सब कैसे होता है। देखो, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बाय रीयूनियन, यानी कि जब आप भारत की नागरिकता त्याग देते हैं, त्यागना मतलब आप किसी और कंट्री की ले लेते हैं और भारत से चले जाते हैं, तो आपकी नागरिकता क्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अगर आप 7 साल तक किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, तो बाय आप त्याग भी सकते हैं, आप दूसरी कंट्री की एक्वायर कर लेते हैं तो भी आप त्याग सकते हैं। दूसरी बात है टर्मिनेशन, आपको बर्खास्त कर दिया जाए, बर्खास्त यानी बर्खास्त कर दिया जाए, जैसे कि आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे, जैसे कि आप क्या है, आप अमेरिका गए, काम करने गए, वहां पे आप सेटल हो गए अपनी फैमिली के साथ, तो भी आपकी आर्टिकल नंबर 7 के अकॉर्डिंग वो खत्म नहीं हुई। लेकिन जब आप वहां की नागरिकता ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी यहाँ की नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट आपकी यहाँ की नागरिकता क्या कर देगी, बर्खास्त कर देगी। यानी बाय टर्मिनेशन से आप लॉस खत्म कर सकते हैं अपनी नागरिकता को, बाय यूनियन से कर सकते हैं खत्म। थर्ड है बाय डिप्रिवेशन, यानी वंचित रखा जाए, आपकी छीन ली जाए। किस केसेस में आपकी नागरिकता सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकती है। फर्स्ट, या तो आपने फ्रॉड से नागरिकता हासिल की है, आपने झूठे या फिर नकली या जाली डॉक्यूमेंट्स दिखा के अगर आपने भारत की नागरिकता ली है तो बाय फ्रॉड आपको क्या कर दिया जाएगा, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपको नागरिक, भारत के नागरिक से वंचित कर दिया जाएगा। अगली कंडीशन है डिसलॉयल्टी, आप भारत के संविधान के अकॉर्डिंग या भारत के लिए डिसलॉयल हैं, या फिर आप हमारी सिक्योरिटी की जो भी चीजें हैं वो आप बाहर पहुंचा रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, भारत की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिसलॉयल हैं हमारे इंडिया के लिए, तो भी आपकी जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। द अनदर वन इज अनलॉफुल कम्युनिकेशन विद एनिमीज, मतलब आप जो हमारे बाहर के जो दुश्मन है, दुश्मन देश लगा लो या फिर दुश्मन जो भी एनिमीज हैं, अगर आप उनके साथ व्यापार करते हुए पाए जाए या अनलॉफुली उनके साथ बातें करते हुए पाए जाए तो आपको देशद्रोही मानकर आपकी जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। अगला केस ये है। अनदर वन इज, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री के अंदर आप 7 साल से रह रहे हैं तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। नेक्स्ट वन इज इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री, मतलब आप भारत में आए, आपने किसी 5 साल तक आपने क्या किया, मतलब आप 5 साल रहे, आपने एप्लीकेशन दे दी रजिस्ट्रेशन के लिए, भाई मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ बाय नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से मैं यहाँ की नागरिकता हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी कंट्री में जब आप गए तो वहां पे आपको 2 साल के लिए क्या किया, जेल में रख लिया गया, आपको जेल में बंद कर दिया गया, तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, जो आपका एप्लीकेशन है उसको रद्द कर देंगे, 5 साल के अंदर जो आपने एप्लीकेशन किया उसको, और आपकी जो नागरिकता है उसको छीन लेंगे। कहने का मतलब यही हुआ, अगर आप डिसलॉयल पाए जाते हैं इंडियन सिक्योरिटी के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए, या फिर आप अनलॉफुली गैर कानूनी काम करते हैं दूसरे देश के साथ, हमारी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो नागरिकता है वो डेप्रिवेशन के थ्रू छीन ली जाएगी। तो कैसे आपकी नागरिकता लॉस हो सकती है, बाय रीयूनाइजेशन एंड बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रिवेशन। तो
तो ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1950। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि सिटीजनशिप क्या होती है, कौन कौन से आर्टिकल्स उसमें आते हैं। आर्टिकल नंबर पार्ट 2 में आती है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसमें बताया गया है, वो सारे हमने अच्छे से डिस्कस किए। प्लस हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को भी अच्छे से डिस्कस किया कि इसमें क्या चीजें होती है, कैसे हमें नागरिकता मिल सकती है और कैसे हमारी छीनी जा सकती है। तो आगे वाली वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं कि एनआरआई क्या होते हैं और पीआईयू क्या होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं, कौन से बैंक अकाउंट में इनका पैसा जाता है। प्लस जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, बिल आया था 2019 के अंदर, जिसका काफी विरोध हुआ था, उसको भी हम आगे वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक यू सो मच।